नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। जो मान लिया वो हार गया, जो ठान लिया वह जीत गया। आज के हम न्यूज के कार्यक्रम में सवाल रख रहे हैं आम जनता से, और जो सामने दिख रहा है, संविधान बड़ा या सत्ता। जो बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ है, उसमें रामगढ़ की जनता ने बहुजन समाज पार्टी को बहुत बड़ा संदेश दिया है। बहन मायावती जी को इसके ऊपर सोचना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि कल जो मतदाताओं ने मत डाला और साथ में जवाब दिया कि हम लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव अथवा अखिलेश यादव के बंधुआ मतदाता नहीं है। जनता ने कहा, यहां तक अल्पसंख्यक मतदाताओं ने कहा कि हम कांग्रेस के, सपा के अथवा AIMIM के बंधुआ मतदाता नहीं हैं। रामगढ़ का जो रिजल्ट आएगा उससे बहुजन समाज पार्टी को बहुत बड़ा संदेश मिल जाएगा, और इसी संदेश में छुपा है उत्तर प्रदेश की सत्ता बसपा के हाथ में आएगी अथवा नहीं। हम शुरुआत कर रहे हैं सर्वोच्च अदालत की उन बड़े फैसले की जो भाजपा सरकार के खिलाफ आया है। संविधान के खिलाफ जो सत्ता कार्य कर रही है, उसके खिलाफ सर्वोच्च अदालत ने बहुत बड़ी तमाचा मारा है। और इसी कार्यक्रम में हम आपको बताने वाले हैं कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी को एक नए स्ट्रेटजी के रूप में मैसेज मिला है रामगढ़ से, उन्हीं के ऊपर काम करना बेहतर होगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, सर्वोच्च अदालत में जब कानून की फाइलें और किताबें खुलने लग गई, बुलडोजर के ऊपर बड़ा आदेश आया। 15 गाइडलाइंस दिए गए, जिसमें केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, जो भाजपा शासित सरकार है, जहां बुलडोजर ही सबसे महत्वपूर्ण है। और हमारा संविधान का अनुच्छेद 20, जिसमें उप अनुच्छेद 2 यह कहता है, फर्स्ट क्लास अंग्रेजी में एक लाइन है, नो पर्सन विल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, यानी डबल जेओपार्डी इज इलीगल। अर्थात एक व्यक्ति को एक अपराध में 2 सजा नहीं दी जा सकती। सवाल ये उठता है कि अपराधी कितने भी बड़े हों, आप जाते हैं आनन फानन में उसका मकान गिरा देते हैं, बुलडोजर चलाते हैं, उस मकान में जो नुकसान होता है वो उसकी भरपाई कौन करेगा? मकान यूं ही नहीं बनता। जब माय लॉर्ड ये कह रहे थे कि मकान बनाने में एक समय लगता है, पैसा लगता है, लोगों की भावनाएं जुड़ी होती है। 10 सदस्यों वाला परिवार में एक अपराधी निकला। आप अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश तो नहीं दे सकते, लेकिन एक अपराधी के परिवार के 9 निर्दोष लोगों को बेघर कर देते हैं। ये बहुत मार्मिक बातें हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम सरकार को तो बांध ही रहे हैं। सबसे पहले तो ये बता दें कि सरकार एक कानून, एक ऑर्डर को पास करती है, इंप्लीमेंटेशन यानी उसको पूर्ण रूपेण अंजाम देने का कार्य अधिकारियों के हाथ में होता है। और हम ये आदेश देते हैं कि आगे से अगर कोई मकान गिरेगा तो उस मकान का सारा मुआवजा अधिकारी के वेतन से दिए जाएंगे, व्यक्तिगत उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा, उनसे मकान बनवाया जाएगा। सर्वोच्च अदालत ने अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से बांधा ही, साथ में एक ऐसा बाउंडनेस लगा दिया कि कहा कि जो भी व्यक्ति का, जिस व्यक्ति का आप मकान बुलडोजर से गिराते हैं, उन्हें आप 15 दिन का नोटिस देंगे, कारण बताएंगे। उचित कारण होना चाहिए कि आप बुलडोजर क्यों चलाने वाले हैं।
वह अपील में जाएगा, कोर्ट से स्टे लाएगा और अपनी सफाई देगा। ऐसे ही रातों रात किसी का मकान आप नहीं गिरा सकते। यह फैसला पूरे देश पर लागू होगा, सभी राज्यों को मानना होगा। और जो अधिकारी गण सरकार को प्लेस्ड करने के लिए, सरकार को खुश करने के लिए आनन फानन में जाते हैं और किसी का आशियाना उजाड़ कर चले आते हैं, उन अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होगी। वो व्यक्तिगत रूप से मकान का मुआवजा भरेंगे। मीडिया ये कहती है। सर्वोच्च अदालत ने तमाचा मारा, सरकार के ऊपर तमाचा मारा, लेकिन मैं इन शब्दों का प्रयोग इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि कानून के अंदर हर अपराध की एक सजा है। आप किसी को थप्पड़ नहीं मार सकते, डंडे नहीं मार सकते। अगर किसी ने अपराध किया है, कोई अपराधी है, तो कानून के अंदर सजा का प्रावधान है और कोर्ट इस चीज को फैसले लेती है। कहने का तात्पर्य यह है, उत्तर प्रदेश की सत्ता एक पैरेलल अदालत की तरह चलने लग गई और वही हाल मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, हर जगह है। एक दूसरे का नकल करके जनता के ऊपर जुल्म ढाना शुरू कर दिए। अगर एक परिवार में 10 सदस्य है और एक अपराधी है, उसको जेल में डाला जा सकता है, उसको सजा दिया जा सकता है, उसको सुधारा भी जा सकता है। अन्यथा इन जेलों को सुधार गृह कहना छोड़ दीजिए, क्योंकि एक वह अपराधी जो अपराध करता है, उससे बड़े अपराधी आप हैं जो उसका घर मकान तोड़ देते हैं, उसके पूरे परिवार जो निर्दोष है उसको बेघर कर देते हैं। तो इस तरह की बहुत बड़ी गाइडलाइंस, जजमेंट्स सर्वोच्च अदालत ने पास किया, जो कि वर्तमान सत्ता के ऊपर एक करारा तमाचा है, झटका है कि आप इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकते। अब हम आपको लेकर चलते हैं उपचुनाव में। उपचुनाव की जनता जो उपचुनाव में भाग ले रही थी, जो मतदाता, जो संदेश दिया, उस संदेश में बहुत कुछ गहरा राज छुपा हुआ है। रामगढ़ में 4 कैंडिडेट, अजीत सिंह जो आरजेडी के हैं, क्षत्रिय समाज से आते हैं, जगतानंद सिंह के पुत्र हैं, सुधाकर सिंह सांसद जो आरजेडी के हैं उनके भाई हैं। आरजेडी कहती है कि हमें तो वोट मिलेगा ही, ये हमारा गढ़ है। भाजपा के अशोक सिंह जो ये कहते हैं सवर्णों का वोट तो हमें मिला ही, लेकिन सवर्णों ने ये कह दिया कि हम भाजपा के बंधुआ मतदाता नहीं है, कैंडिडेट अच्छा होगा जो हमारा काम करेगा और जो हमारे जाति का होगा, हम उसको वोट देंगे। मतदाताओं का कहना यह है। तो अशोक सिंह भाजपा, अजीत सिंह आरजेडी और एक कुशवाहा जी थे जिनको प्रशांत किशोर जी ने खड़ा किया था, तो कुशवाहा वोट वो ले जाएंगे। मजे की बात तो तब निकल कर आई जब पिंटू यादव एलियस सतीश यादव, जो अंबिका यादव एक दबंग परिवार, राजनीतिक परिवार है, उनसे आते हैं, कैंडिडेट हैं और वो बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट हैं। बहुजन समाज पार्टी एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटीज को लेकर चलती है, संविधान को मानती है। बसपा का कहना यह है कि हम अंबेडकरवादी हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बताए हुए सभी रास्ते पर हम चलते हैं। घोषणा पत्र ये देते नहीं। बहन मायावती जी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन बहन जी को यह संदेश जा रहा है आम जनता की तरफ से। तमाम यादव ने यह कहा कि केवल एक बसपा ही है जिसने यादव कैंडिडेट दिया है और हम लालू यादव, तेजस्वी यादव के बंधुआ मजदूर नहीं है, बंधुआ मतदाता नहीं है। हम क्यों दें उनके, मतलब अजीत सिंह को वोट, वो ठाकुर है, हम अपने यादव भाई को, अपने भतीजे को वोट देंगे। तो इस तरह से टोटल यादव वोट कंसोलिडेटेड हो गया पिंटू यादव की तरफ, सतीश यादव की तरफ। और एससी एसटी जो बहुजन समाज के लोग हैं, उन तमाम वोट के ऊपर तो बसपा का पकड़ था ही। तो एक थोक और एक बड़े मार्जिन वोट मिल गया है सतीश यादव को। अब सवाल यह उठता है
क्या ये बातें उत्तर प्रदेश में भी लागू होती है? क्या उत्तर प्रदेश की जनता और वहां का जो यादव समाज है ये कह सकता है कि हम अखिलेश यादव के बंधुआ मतदाता नहीं हैं? बहन मायावती जी ने SC ST यानी दलित और अल्पसंख्यक गठजोड़ किया। बहन जी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय भी कहा, सर्व समाज को भी लेकर चले। सारी प्रयोगशाला में प्रयोग हो रहा है। क्या उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी दलित और यादव का गठबंधन करेंगे? क्योंकि यादव का मतलब अखिलेश यादव का परिवार नहीं है, यादव का मतलब लालू यादव अथवा तेजस्वी यादव का परिवार नहीं है। ऐसा ही मैसेज आम जनता का आ रहा है। अब ऐसे हालात में जनता ये कहती है हम यादव हैं, और कोई भाजपा यादव कैंडिडेट ना देकर कोई और कैंडिडेट दे दे तो उसको हम वोट क्यों दें? कहने का मतलब ये बातें लागू होती है सवर्णों के ऊपर भी। सवर्ण ये कहते हैं हम भाजपा के परंपरागत वोटर हैं, और भाजपा कोई अल्पसंख्यक को यहां पर ला दे और दूसरी पार्टी इंडिया गठबंधन में कोई सवर्ण उम्मीदवार है, हम उसको वोट देंगे। हम जो है भाजपा के बंधुआ मजदूर नहीं है, बंधुआ मतदाता नहीं है। तो यही बातें यादव समाज भी कह रहा है। अगर बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में जो यादव बाहुल्य क्षेत्र है वहां तमाम यादवों को कैंडिडेट बनाए और SC ST का थोक वोट उसको मिले तो रिजल्ट और परिणाम अच्छे निकल सकते हैं। क्योंकि लोग केवल पार्टी ही नहीं देखते हैं, अपनी जाति भी देखते हैं कि कौन से पार्टी ने किस जाति को कैंडिडेट बनाया है और हमें किधर जाना है। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे चैनल पर आप सुनते होंगे कि बहुत बड़ा खेला हो गया। खेला वाकई में हो गया है। तमाम जनता की जो नजर निगाहें 23 नवंबर की शाम के ऊपर टिकी हुई है कि 23 नवंबर के शाम में देश की राजनीति बदलने वाली है। 2 राज्यों के विधानसभा का चुनाव का परिणाम होगा और 31 सीटों पर पूरे देश भर में उपचुनाव का परिणाम होगा। 24 तारीख को पटना में उलेमाओं की धरना प्रदर्शन जो वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ है और नीतीश कुमार जिसके मुख्य अतिथि हैं। खेला यहां से नहीं, एक और गजब का खेल शुरू हो रहा है। जब ये पूछा गया क्या प्रशांत किशोर 4 में 4 कैंडिडेट निकाल लेंगे बिहार के उपचुनाव में, और आपके सामने मैं ये बताया जा रहा हूं कि रामगढ़ में बसपा काफी मजबूत है, और जब रामगढ़ की सीट बसपा निकाल लेती है, हमने ये भी कहा था कि इमामगंज में दीपा मांझी मजबूत है, तो एक NDA का निकाल लिया, एक बसपा का निकाल लिया। अब बचता है 2 सीट, बेलागंज और तरारी, क्योंकि 4 सीटों पर उपचुनाव था। सवाल ये उठता है कि 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने मार्जिन वोट का झटका दिया था, 4-4 हजार वोट, 5-5 हजार वोट उन्होंने कैंडिडेट खड़ा किए, और नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी हो गए, काफी कमजोर हो गए। क्या 2025 के चुनाव में क्या प्रशांत किशोर 20-20 हजार वोट का झटका देंगे? क्योंकि अगर ये चारों सीट के ऊपर प्रशांत किशोर के कैंडिडेट चुनाव नहीं भी जीतते हैं, और अगर 20-20 हजार वोट ले आता है चारों कैंडिडेट, तो ये तो क्लियर हो जाएगा कि 243 सीट है बिहार के विधानसभा में, और प्रशांत किशोर अगर 20-20 हजार वोट का झटका दे देते हैं हर सीट पर, तो फिर चुनाव कौन जीतेगा, सत्ता में कौन आएगा, यह भी पता लगेगा कि प्रशांत किशोर RJD का वोट काटे हैं कि भाजपा का वोट काटे हैं कि जदयू का वोट काटे हैं, किसका वोट इन्होंने काट लिया। और वह पार्टी
काफी बुरी तरह चौकन्नी हो जाएगी। और इसी बात का बिहार की जनता को इंतजार है कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे नहीं मारेंगे, डरे हुए तो सब हैं। उधर महाराष्ट्र और झारखंड दोनों अगर सीट चुनाव जीत लेती है भाजपा, क्योंकि ईवीएम वगैरह रहता है, चुनाव आयोग उनके हाथ में है, ये आरोप बता रहा हूं क्योंकि हम न्यूज चैनल वाले हैं, हम उंगलियां नहीं उठा सकते। हाँ, ये नेतागण उंगलियां उठाते हैं, विपक्ष वाले कहते हैं कि भैया इनके पास तो ईवीएम है और ये ईवीएम से कुछ भी कर लेंगे। तो मैं वही बात दोहरा रहा हूं कि ईवीएम है, अगर दोनों राज्य भाजपा जीत लेती है तब तो जैसा है वैसा चलता रहेगा। और नीतीश कुमार की मजबूरी है कि वो चुपचाप मुख्यमंत्री बनकर बैठे रहे, क्योंकि कल उन्होंने क्या किया कि नरेंद्र मोदी जी जब दरभंगा एयरपोर्ट पे आए, दरभंगा में एक एम्स हॉस्पिटल है जिसका उद्घाटन करने आए थे, और उन्होंने लगे हाथ उनकी पैर छू ली। अब जब पैर छू लिया तो कुछ लोग कहते हैं मानसिक रूप से बीमार है, परेशान है, बहुत तरह की बातें कहते हैं। और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार से उम्र में बड़े हैं नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री हैं देश के, अगर उन्होंने झुककर प्रणाम किया तो क्या बुरा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि पैर इसलिए छुआ ताकि विशेष राज्य का दर्जा मांग ले, मिल जाए। तो इस तरह की बातें हो रही है, लेकिन सब कुछ निर्भर कर रहा है 23 नवंबर के शाम में कि जनता का मॉब किधर गया। अब महाराष्ट्र का देख लीजिए, भाजपा कहती है कि एक है तो सेफ है। अजीत पवार को मुस्लिम वोट भी चाहिए, वो उनके गठबंधन में है, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और भाजपा, सब एक गुट में है, एक गठबंधन में है। और तीनों पार्टियों का अपना अपना राग है। ऐसे जो एकनाथ शिंदे वो कट्टर हिंदुत्व को लेकर चलते हैं और भाजपा भी, लेकिन अजीत पवार का ट्यून नहीं बन रहा है। अगर थोड़ा बहुत सीट रह गया और अजीत पवार भाग के अपने चाचा शरद पवार के पास आ गए तो फिर तो महागठबंधन की, महाआघाड़ी की सरकार बन जाएगी महाराष्ट्र में, जहां उद्धव ठाकरे होंगे, शरद पवार होंगे, कांग्रेस होंगे। बस अजीत पवार को उधर से लाने की तैयारी होगी। और ऐसा हो गया, झारखंड भाजपा हार गई, हेमंत सोरेन चुनाव जीत गए, तो गारंटी है कि 2024 का जो है ये नवंबर महीना और 24 तारीख काफी भारी पड़ सकता है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर, क्योंकि वक्फ बोर्ड के जो है बिल, उसके खिलाफ जो धरना प्रदर्शन है उसके चीफ गेस्ट है ही नीतीश कुमार। ये आग उगलेंगे, ये सीधे कहेंगे हम जो है सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ। देखना यह है कि आने वाला समय कैसा होगा, क्योंकि हरियाणा का जब चुनाव हो रहा था और जिस दिन गिनती हो रही थी तो 10 से 11 बजे तक कांग्रेस को 70 सीट आ रही थी, और धीरे धीरे 11-12 बजे के बाद मामला पलट गया। तो वही ईवीएम है, वही चुनाव आयोग है, सब कुछ वही है। झारखंड में हेमंत सोरेन सत्ता में भी थे, मजबूत भी हैं, लेकिन क्या चुनाव पलट जाएगी? भाजपा झारखंड में भी आ जाएगी, महाराष्ट्र में भी आ जाएगी। अगर इतना बड़ा खेला हो गया तो किसके तरफ समस्या आएगी? जनता के ऊपर आएगी या सरकार के ऊपर या उन नेताओं के ऊपर? ये बहुत सारे सवाल छिपे हुए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसको शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोगों तक भी पहुंच जाए। सबसे बड़ी बात क्या है कि कंटेंट आपको अच्छा मिले, सत्य के इर्द गिर्द मिले, और बहुजन समाज, कांग्रेस, सपा, आजाद समाज पार्टी, भाजपा, सबका विश्लेषण लेकर हम हमेशा आपके बीच प्रस्तुत होते रहे और सही स्थिति का आकलन आपको हम देते रहे। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।